सो लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था, राइट। कॉम्बिनेशन में हम देख रहे थे कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। वो रिएक्टेंट्स दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, या दोनों ही कंपाउंड हो सकते हैं। हर बार आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा, अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, ये एक रिएक्शन हमने देखा था। इसके हर के एग्जांपल हमने लिखे थे, एलिमेंट एलिमेंट प्लस गिव कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड गिव अ कंपाउंड, या कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव अ न्यू कंपाउंड। तो इसके सबके अपने दो तीन एग्जांपल लिखे हुए, राइट। ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकेंड डिकम्पोजिशन था, जो इसका ऑपोजिट था, जहां पे रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए गिव्स बी प्लस सी। और ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, राइट। हमने देखा था कि कुछ ना कुछ टाइप की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो आइदर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीनों के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसका डायग्राम ड्रॉ कर लियो क्या, इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम बचा था ना। ठीक है, तो ये तीन और ये तीन, ऐसे हमने 6 रिएक्शंस देख लिए थे। हालांकि वो टाइप दो ही टाइप्स है, ठीक है। और थर्ड हमने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट का भी डेफिनेशन लिख लिए थे क्या? हाँ, इसमें क्या देखा था हमने कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से हटा देगा। एग्जांपल में जैसे कि Zn, हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। याद है ये एग्जांपल लिए थे? अरे हाँ, है ना। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक मेटल का सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट, और जिंक उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो जैसे ही आप एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक ऐड करोगे, तो धीरे धीरे ये जिंक क्या है, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसे हमने एक एग्जांपल और देखा था, आयरन और कॉपर सल्फेट का। क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ फिर से आयरन क्या करेगा, कॉपर के सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ऐसा तभी हो रहा है बिकॉज एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। इस टाइप की रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी सी गिव्स, क्या आएगा यहां पर, सोच के बताना। ए आपका एक मेटल है और बी सी आपका एक कंपाउंड है दूसरे मेटल का। अब नया जो कंपाउंड और एक जो मेटल निकलेगा बाहर, वो कौन सा होगा, कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, ए बी ए सी, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी। अरे बी मेटल है ना भाई, जो पहले लिखा था वो मेटल है, और ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बी सी। तो ए बी को रिप्लेस करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, ए सी प्लस बी। क्लियर है? हाँ, अभी ऊपर बात करेंगे, है ना। ये अभी खत्म नहीं हुआ है ना। अभी तो हमने सिर्फ दो एग्जांपल लिखे थे, इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी रिएक्शन को। अभी हमको एक सीरीज पढ़ना है, उस सीरीज में हम मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, राइट, ताकि हमको पता चले कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ताकि हम उसका रिएक्शन लिख पाए। ठीक है, उस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जहां पर मेटल आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। कहने का मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं, आगे लिखेगा, द रिएक्टिविटी ऑफ metals, the reactivity of metals, the reactivity of metals is described by, the reactivity of a metal is described by a series called, the reactivity of a metal is described by a series called reactivity or activity series.
रिएक्टिविटी और एक्टिविटी series in which metals are arranged in which metals are arranged in the decreasing order of their reactivity. Metals are arranged in the decreasing order of their reactivity. Metals are arranged in the decreasing order of their reactivity. ठीक है, चलिए वो सीरीज बना रहा हूं, आप लोग भी साथ में बना लेंगे. सबसे ऊपर आपका पोटेशियम है, देन सोडियम. सोडियम के बारे में मैंने एक बात कही थी ना कि आप ऐसे एयर में खुला रख दोगे तो इट विल बर्न, पानी में डाल दोगे उसको तो जल जाएगा सोडियम. ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा. इसलिए भी स्टोर सोडियम इन केरोसिन, ताकि वो एयर और वाटर से बचा रहे. ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम. आप लोग साथ में ना हाइफन डाल के सिंबल भी लिखते चलना. ठीक है, भाई मैं नहीं लिख रहा हूँ सिंबल, इसके बाद लिखूंगा, पर पहले आप लोग लिख लो, फिर अपन मैच करेंगे कि सही लिखा है कि नहीं आप लोगों ने. सिंबल तो अब याद होगा ना सबका. सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम. उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. हमने लास्ट क्लास में एंड किया था ना कि जिंक और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आपको याद है? क्योंकि हमने जो दो रिएक्शन लिखे थे, एक था जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ और एक था आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ. तो ये तो श्योर था कि ये दोनों कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, पर इन दोनों में ज्यादा कौन रिएक्टिव है वो पता नहीं था हमें, राइट. बट मैंने लास्ट में आपको कहा था कि आयरन में हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की, ताकि क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन को ऑक्साइड बनाने नहीं देगा. समझ रहे हैं? इस तरीके से हम आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं. उस प्रोसेस का नाम क्या था, गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, चलो. तो यहां इस सीरीज से अपन प्रूव भी कर पा रहे हैं कि जिंक जिंक ऊपर है इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन नीचे है, आयरन कम रिएक्टिव है जिंक से. ठीक है, ओके. आप लोग सिंबल भी लिख रहे हैं ना बगल में. ओके, आफ्टर आयरन इट इज कोबाल्ट. कोबाल्ट के बाद निकल, फिर है टिन, लेड, हाइड्रोजन. अब जाके आया कॉपर. देखो कॉपर कितना नीचे है बाकी मेटलों से, राइट. और कॉपर ऐसा नहीं कि कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है ना, कॉपर के बाद भी है. कॉपर के बाद आपका आएगा मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. ठीक है, चलिए. हाँ हाँ सर. रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें जो सबसे टॉप में है ना, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. यानी कि ये किसी को भी उसके सॉल्यूशन से हटा सकता है, इतना ताकतवर है ये. उसके बाद वाले जितने भी नीचे वाले हैं, है ना, वो उससे कम रिएक्टिव है. तो कोई भी दो को कंपेयर करना है, से मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है. सुन रहे हैं क्वेश्चन? क्या पूछा मैंने क्वेश्चन? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है. तो जस्ट सीरीज अगर आपको याद होगी तो आप बता सकते हो कि सर मैग्नीशियम ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, दैट मीन मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से. तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को उसके सॉल्यूशन से हटा सकता है, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है. एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा उसके सॉल्यूशन से. समझ रहे हैं? हाँ, चलिए सिंबल लिखिए. हाँ वैभवी, शुरुआत किया सिंबल लिखने का, पहला क्या लिखे हो?
क्या? के, ओके, आगे बढ़ते जाओ। नहीं चलो सिद्धि आगे। बेरियम का, बेरियम का बी है, ओके, आपको पता है। हाँ, सी है, ओके, पीछे। सुमुख, सुमुख, हाँ इधर पीछे। एल, हाँ बगल में। ओके, उसके बगल है यू, एफ ई, हाँ इधर। कोबाल्ट का सी ओ, और निकल, एनीवन, एन आई। इसको याद रखना, फेको नहीं। क्या है ये? फेको मत, बोलते हैं ना अपन, ज्यादा फेक मत करके, तो फेको नहीं, याद रहेगा लाइन से, फेको नहीं, ठीक है। ओके, आगे ले, अगला। टिन कोई लिखा है क्या? टिन का, टिन का टी, अच्छा नहीं नहीं। टिन का होता है स्टैनम, उसका लैटिन नेम है स्टैनम, तो उसका सिंबल होता है एस एन। टिन का होता है एस एन, लैटिन नेम इज स्टैनम। डाउट मतलब याद नहीं रहेगा तो आप ब्रैकेट में लिख भी लो, स्टैनम। लेड तो पढ़े हैं, लेड, श्रेया, लेड, टीबी, प्लम्बम ना। आगे, हाइड्रोजन, एच, वेर, सी यू। मर्क्यूरी को कौन बता रहा है? शिवानी, वाह। एच जी, ओके, सिल्वर, हाँ, एयू तो गोल्ड का होता है, सिल्वर है एजी, एजी लो जी, हाँ, गोल्ड का एयू। ये अर्जेंटम है, ये ऑरम है ना, और प्लैटिनम का पीटी, ठीक है। तो इसमें ऐसा लिख लेना, एरो बना लेना आप लोग, ऐसा लंबा एरो बनाना, और इसमें लिख देना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो डिक्रीजिंग मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ऊपर है, और जैसे जैसे एरो नीचे आ रहा है, हम नीचे आ रहे हैं, तो कम रिएक्टिव मेटल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख करके अब अपना रिएक्शन अपन लिख सकते हैं, राइट? क्लियर है? चलो, तो एक आध रिएक्शन दे रहा हूं, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सुन रहे हैं क्या? उस दिन दो रिएक्शन लिखे थे, है ना, एक दो एग्जांपल और दे रहा हूं, उसको कंप्लीट करते हैं, चलो। Cu प्लस AgNO3, ये एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका रिएक्शन कंप्लीट करो, क्या होगा? Cu प्लस AgNO3, और बैलेंस भी कर लेना, ठीक है। पूरा करने के बाद बैलेंस भी कर लेना इक्वेशन को, ये गलत है। ये Cu2 पॉजिटिव वाला है, ठीक है। दूसरा भी कंप्लीट करो विद बैलेंसिंग। दिस वन आल्सो।
डन। सेकंड वाला नहीं बन रहा है, पहला वाला हो गया। पहले का क्या रिएक्शन लिखे हैं, गलत। अभी तक फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊं। AgNO3 में क्या है, वो Ag पॉजिटिव है और NO3 का 1 नेगेटिव है, राइट। नाइट्रेट आयन, NO3 का 1 नेगेटिव, और मेरा क्या बना, कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो कॉपर क्या फॉर्मूला बनाएगा उसके साथ। अच्छा पहले रिएक्शन होगा नहीं है क्योंकि सिल्वर कॉपर के नीचे है, तो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनना चाहिए। Cu2 पॉजिटिव होता है, NO3 1 नेगेटिव होता है। Cu2 पॉजिटिव, NO3 का 1 नेगेटिव, राइट। तो आप Cu के नीचे 2 लिखो, NO3 के नीचे 1, तो ये 1 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा ब्रैकेट में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, समझे क्या, प्लस Ag तो मेटल है, सिंगल रहेगा, जैसे कॉपर अकेला था यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंड वाला होगा ही नहीं रिएक्शन, है ना, तो आंसर क्या रहेगा इसका, नो रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जिंक से, समझ रहे हैं क्या। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन कभी अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो, नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। एम आई क्लियर, ठीक है। पलक, अक्षत, आवाज आ रही है मेरी, यस सर। यस सर। ओके। व्हाट अबाउट दिस, ये होगा, मैग्नीशियम आयरन में कौन ऊपर है कौन नीचे है सीरीज के हिसाब से, हाँ, Mg ऊपर है Fe नीचे है, तो ये भी होगा रिएक्शन, तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस Fe अलग, ठीक है। चलो मैं एक एक टास्क दे रहा हूं आप लोग को, जैसे हमने पहले 20 एलिमेंट को याद रखने के लिए ट्रिक बनाया था ना, वो चाची नाना फूफा जी वाला, नहीं याद है, तो वैसे ही इस सीरीज के लिए भी कुछ ट्रिक आप लोग सोच के आना कि ये सीरीज हम कैसे याद रख सकते हैं। नहीं, ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना, तो क्या इसके लिए अपन कुछ सेंटेंस, कुछ फ्रेज बना सकते हैं क्या, जिससे ये सीरीज याद रहे हमें, क्या, ठीक है। तो ये एक टास्क रहेगा सबके लिए ना, कुछ भी अपने मन से बना के लाना है, जैसा भी आपको ठीक लगे, कि ये थोड़ा इजिली हमें याद हो जाए, ठीक है। नहीं होगा तो फिर मैं कुछ एक सीरीज सोच करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखना क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है A प्लस BSO4 गिव्स ASO4 प्लस B, ये क्वेश्चन करके लिख लेना है ना। दूसरा है C प्लस BSO4 गिव्स CSO4 प्लस B। तीसरा है C प्लस ASO4 गिव्स नो रिएक्शन। एंड चौथा है B प्लस DSO4 gives BSO4 plus D। करना क्या है इसमें, अरेंज द एलिमेंट्स, अरेंज द एलिमेंट्स A, B, C and D in decreasing order of reactivity, decreasing order of reactivity। देखो ए बी सी डी नाम के कोई एलिमेंट नहीं होते ना, सी नाम का होता है कार्बन, ठीक है, बट यहाँ पे एबीसीडी हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स है। मान लीजिए इन नाम के एलिमेंट्स, इन सिंबल के एलिमेंट्स होते हैं, आप समझ रहे हो हाइपोथेटिकल का मतलब, जो रियल में नहीं है, हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो एबीसीडी 4 मेटल्स हैं, ए बी सी एंड डी आर द 4 मेटल्स जो इस टाइप का रिएक्शन शो कर रहे हैं। अब आपको इन चारों को स्टडी करके ये बताना है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसके बाद कौन है, फिर कौन है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है। यू हैव टू अरेंज द डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी। कॉपी में सॉल्व कर, अभी अभी कुछ मत बोलो ना। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन जल्दी।
अरेंज करो ना ऐसे, ए बी सी डी करके ऐसे लिखो ना। अरे ग्रेटर देन साइन लगा करके। ओके, ना करना भाई। हुआ। हाँ? चलो मैच करते हैं। अ, देखो फर्स्ट रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है? ए बड़ा मतलब ए ज्यादा रिएक्टिव है, मैथ्स थोड़ी ना है बड़ा है छोटा है। ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, करेक्ट। पहले रिएक्शन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? एवरीवन जिनसे नहीं बना, जो सोच ही रहे कि कैसे करना है, तो आप एक एक रिएक्शन की स्टडी करो कि किस रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो पहले रिएक्शन को स्टडी करके अपन क्या समझ में आ रहा है कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, करेक्ट। दूसरे से क्या समझ में आ रहा है? सी इज मोर रिएक्टिव देन बी। आपने ए के बाद बी लिखा है, तो ए के बाद बी कैसे होगा? बी तो सी से कम रिएक्टिव है ना, तो इन दोनों इन तीनों कंपेयर करोगे तो ए ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। फिर सी हो सकता है शायद, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सी शायद बोला मैंने क्योंकि अभी अपन थर्ड रिएक्शन में नहीं आए थे ना। सी और ASO4 ये नहीं कर पा रहा डिस्प्लेस, राइट। यानी कि अगर CSO4 प्लस ए बन जाता तो आप बोलते कि सी इज मोर रिएक्टिव देन ए, बट ऐसा हुआ क्या? यानी कि ए इज मोर रिएक्टिव देन सी, करेक्ट। अब इन तीनों से तो अपन एबीसी को तो अरेंज कर सकते हैं ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ए, फिर सी और फिर डी। अभी डी बचा है ना। लास्ट सेक्शन क्या समझ में आया कि बी इज रिप्लेस्ड बाय बी, यानी कि यहां पर बी डी से ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ या ना। अब अगर बी डी से ज्यादा रिएक्टिव है और सी तो बी से रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली सी डी से भी रिएक्टिव होगा ना, क्या आया ना। भले हमने यहाँ पे सी और डी का रिएक्शन नहीं करवाया है, बट अगर कोई बी से ज्यादा रिएक्टिव है और बी किसी और से रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली वो सी जो है वो बी से भी और डी से दोनों से रिएक्टिव होगा। अब समझ रहे हो कि नहीं? इसको किसी और तरीके से समझे क्या? समझ रहे क्या सभी? हाँ, मतलब मान लीजिए एज वाइज मैं इससे बड़ा हूं, राइट, और मुझसे कोई और बड़ा है, राइट, तो ऑब्वियसली वो इनसे भी बड़ा होगा ना। जब वो मुझसे बड़ा है, राइट, और मैं इनसे बड़ा हूं, तो वो आदमी इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? वही चीज हो रही है। बी डी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, तो सी डी से भी बड़ा होगा, हाँ दोनों से बड़ा होगा। दोनों एक तो लिखा ही अपन ने। सी और डी का कुछ रिएक्शन नहीं है ना एक्चुअली, इसलिए मैं सी और डी के बारे में बात कर रहा हूं। पर बी डी से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली सी डी से भी बड़ा होगा। एवरीवन क्लियर हुआ क्या? सिद्धि पक्का? ये एज वाला एग्जांपल समझ में आया क्या? मैं इससे बड़ा हूं, मेरे से बड़े हार्दिक सर, तो हार्दिक सर इससे भी बड़े होंगे ना। जब हार्दिक सर मेरे से बड़े हैं और मैं इससे बड़ा हूं, तो हार्दिक सर इससे बड़े होंगे। अलग से और कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो क्या होगा फाइनल ऑर्डर? सबसे बड़ा तो ए है, राइट। उसके बाद उसके बाद सी है। सी की बी? सही है, सी। उसके बाद बी है, क्योंकि बी ने डी को रिप्लेस किया है, और सबसे फाइनल डी। दिस इज अवर ऑर्डर। समझे क्या? जिनको नहीं बना उनको समझ में आ गया? तो जब भी इस टाइप का रिएक्शन होगा ना, आप स्टेप बाय स्टेप सबको पहले स्टडी कर लो कि हर रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर लिखेंगे। क्लियर है एवरीवन? ठीक, चलो। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन लिखना,
डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए फोर्थ, ये थर्ड रिएक्शन लिखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, द रिएक्शंस इन विच actions react था। याद करो, डेफिनेशन पढ़ो पिछले बार की वाले की, उसमें नहीं था कंपाउंड कंपाउंड वाला, अरे वो तो कॉम्बिनेशन वाले में था, दैट इज डिफरेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट वाले की बात कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट वाले में क्या था, एक मेटल था सिंगल और दूसरा कंपाउंड था। यहां दोनों ही compounds react to form two other compounds. Two compounds react to form two other compounds by mutual exchange of mutual मतलब हाँ, दोनों में आपस में एक्सचेंज हो रहा है ना, mutual exchange of atoms or group of atoms, mutual exchange of atoms or groups of atom are called double displacement reaction, are called double displacement reaction, are called double displacement reactions. इसका वो हाँ होता है। माइक्रोस्कोप से नहीं, इनमें अपन एक्सरे स्टडी करते हैं तब दिखता है अपने को, मॉलिक्यूल से दिखेंगे और क्या दिखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, इसका एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं एबीसीडी के टर्म्स में, एडी प्लस सीडी गिव्स। अच्छा एक एग्जांपल बताऊं तो फिर इसको लिख पाओगे क्या? हाँ अभी लिखो मत कुछ कॉपी में ना, पहले यहां समझो। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, जो हमने रिएक्शन किया भी, फोर पीछे लेके जाओ ना इसको, ये टू आया था, इसके ऊपर से तो आया था ना, इस टू को पीछे ले जाते हैं, और ये बी ए के बगल में क्या है, वन है, तो वन को सी एल के ऊपर ले जाते हैं। ये हो गया इन दोनों के आयंस, आया ना। अरे इन्हीं दोनों को तो क्रॉस करके ये बना है ना। व्हाट अबाउट दिस, H पॉजिटिव SO4 का 2 नेगेटिव, राइट। अब क्या बोल रहा है रिएक्शन में, यहां पे दो कंपाउंड्स होंगे, दोनों का मान लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन है, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करके दो नए कंपाउंड बनाएंगे, पर कैसे, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे आयंस का। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ कंपाउंड बनाएगा, जो कि क्या होगा, 2 2 कैंसिल होकर कंपाउंड क्या बनेगा, BaSO4, और इसका कैटायन इसके एनायन का कंपाउंड बनेगा, जो कि क्या होगा, HCl, क्योंकि दोनों का 1 1 है ऊपर चार्ज। यहाँ 2 2 था तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 1 था तो 1 1 ही रहेगा, HCl, राइट, आया ना। तो इस तरीके का एक्सचेंज होकर आपको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन को देख करके आप इसका मुझे जनरल रिएक्शन बताओ क्या होना चाहिए। ए बी एक कंपाउंड है, सी डी दूसरा कंपाउंड है, तो यहाँ पे ए बी सी डी के टर्म्स में दो नए कंपाउंड क्या बनेंगे, जल्दी बताओ। एक एडी की एसी, एडी, एसी कैसे बनेगा, ए और सी दोनों ही कैटायन है, कंपाउंड का पहले क्या लिखा जाता है और बाद में क्या लिखा जाता है, एनायन। तो
इस वाले का कैटायन ए है, इस वाले का एनायन डी है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ए डी प्लस दूसरा सीबी की बीसी, सीबी ना, क्योंकि सी अगला वाले का कैटायन है और बी पिछले वाले का एनायन है, तो सी डी। समझे क्या? मैं जस्ट ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा था कि ये ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा एग्जाम में, पर आपको पता होना चाहिए कि पहले जो लिखा है वो कैटायन है और बाद में जो लिखा जाता है वो एनायन होता है। तो इसका कैटायन ए है, इसका कैटायन सी है, और इन दोनों के एनायंस बी और डी है, तो इसका कैटायन ए इसके एनायन डी के साथ कंपाउंड बनाएगा और इसका कैटायन सी इसके एनायन बी के साथ कंपाउंड बनाएगा, कुछ ऐसे। और लिखते वक्त भी कैटायन पहले एनायन बाद में लिखा जाएगा, करेक्ट? चलिए, तो ये जनरल रिएक्शन लिख लो, इन जनरल करके लिख लो, इन जनरल ये लिख लो, और एग्जांपल में पहला एग्जांपल ये लिखो, हुआ क्या? बैलेंस है, अब बैलेंस, ठीक है, बाकी तो बराबर है ना? जिनको बैलेंसिंग अभी समझ में नहीं आ रही, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिनके आज फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है ना, बैलेंसिंग हो चुका है हमारा, तो हम एक बार वापस से जब रिपीट करेंगे चैप्टर तब मैं बैलेंसिंग बताऊंगा तुमसे, ठीक है? हुआ गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला रिएक्शन हो गया सबका? चलो नीचे लाइन में लिखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, are of two types. फर्स्ट लिखेगा ए डाल के, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये वर्ड याद आ रहा है आपको, प्रेसिपिटेशन? हाँ, कहां यूज किया था हमने इसको? वो डाउनवर्ड एरो वाला, कि अगर हमारे किसी रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल चीज होगी तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, सेटल डाउन। तो क्योंकि वो नीचे जा रही है इसलिए अपन क्या यूज करते थे, डाउनवर्ड एरो। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो आपके टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके सेटल हो जाएगा। वो अलग अलग कलर का प्रेसिपिटेट हो सकता है, हमने एक एग्जांपल येलो प्रेसिपिटेट देखा था, राइट? तो ये वाले रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होते हैं, ठीक है? तो हाइफन डाल के इसके बारे में लिखना एक लाइन, these reactions which produce precipitates, these reactions which produce precipitate, precipitate के ना ब्रैकेट में लिख लेना, इनसॉल्युबल सॉलिड। प्रेसिपिटेट होता क्या है, तो इनसॉल्युबल सॉलिड, इसको ब्रैकेट में लिखना है ना, which produce precipitate यानी कि insoluble solid are called precipitation reaction, are called precipitation reaction, are called precipitation reaction। इनफैक्ट इसके पहले जो हमने रिएक्शन लिखा है ना एग्जांपल में, ये भी एक तरह का प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, जहां पर BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनता है, ठीक है? चलो एक रिएक्शन और लिखते हैं, उसमें को कवर कर देंगे वाला। फिर से देखो, चलो रिएक्शन एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट। चलिए रिएक्शन कंप्लीट करिए, कंप्लीट द रिएक्शन, बैलेंस इट। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, एक्सचेंज होगा, BaSO4 NaCl, वेरी गुड। NaCl2 तो नहीं कोई सोच रहा है ना, NaCl बैलेंस कर लेना, तो यहां पे शायद 2 NaCl आएगा, राइट? बाकी बैलेंस,
ठीक है, अब BaSO4 के बगल में डाउनवर्ड एरो लगा करके नीचे व्हाइट पीपीटी लिख देना, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमने और लिखा था, वो पीछे लेड आयोडाइड वाला, उसको फिर से यहां लिखते हैं। चलो, लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। चलिए कंप्लीट करिए रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। इसके आयंस आप लोग नहीं निकाल पाओगे क्या? अगर चलो आपको नहीं याद आता कि लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है या पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये गिवन चीजों से पहले कैटायन आयन को निकाल लो। ये 2 कहां से आया होगा? Pb से, तो Pb2 पॉजिटिव था, और Pb के बगल में क्या है? 1 है ना, तो ये 1 कहां से आया है? नाइट्रेट से, तो PbNO3 का नेगेटिव, ये ऐसा हो गया राइट। के दोनों 1 1 है, तो के, ये जो I के बगल में 1 है वो K से आया होगा, और जो K के बगल में 1 है वो I से आया होगा। अरे क्रिस क्रॉस करते हैं ना भाई। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला बनाना है एक्सचेंज करके, तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा? PbI2, और इन दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा? KNO3, KNO3, जिसमें PbI2 के ब्रैकेट में आपको डाउनवर्ड एरो लगा करके येलो पीपीटी लिखना है। ये रिएक्शन अपन पहले भी लिखे हैं, ये मैंने वहीं पे लिखवाया था जब अपन इंफॉर्मेटिव वाला लिख रहे थे, पॉइंट प्रेसिपिटेशन वाला डाउनवर्ड एरो। तो जहां पे आपको बगल में डाउनवर्ड एरो दिखेगा ना, समझ जाना उस चीज का प्रेसिपिटेट बना है। मैं क्लियर? ठीक है, चलो एक और रिएक्शन लिखते हैं। अब मैं नाम बोल रहा हूं ना, पूरा फुल फॉर्मूला वाला सब बनाना है। ठीक है, चलो लिखो। पहले वर्ड रिएक्शन लिखना, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम क्लोराइड। चलो रिएक्शन कंप्लीट करो, पहले पूरा फुल रिएक्शन लिखना है ना। वर्ड इक्वेशन को देख करके आप पहले सिंबल बना लो, कंप्लीट रिएक्शन लिखो। अभी सामने लिखा हुआ है, क्लास में रहते नहीं है लोग। नमक खाते हैं अपन डेली। हाँ, अब एक्सचेंज कर रहे हैं। श्रेया क्या लिखे? फुल रिएक्शन बताओ। कोई फुल ट्वाइस नहीं आएगा, सिर्फ AgNO3। ठीक है, प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। सबका चार्ज 1 है,
आया ना, कोई भी टू वाला नहीं है, +2 -2, सब +1 -1 +1 -1। तो सिंपल एक्सचेंज करना है बस, AgCl NaNO3। पर ऐसा हर बार नहीं होता ना, बैलेंस भी, ठीक है। Ag के ये बगल में ब्रैकेट लगा करके वाइट पीपीटी लिख देना, ठीक है। चलो एक और करते हैं। हाँ, प्रेसिपिटेट बताना पड़ेगा कि दोनों में प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, ठीक है। चलो एक और लास्ट लिखते हैं, दिखेगा ना, वो तो याद रखना पड़ेगा पढ़ के। जैसे नाइट्रेट का NO3 नेगेटिव होता है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको सामने दिख जाएगा, बट अब अगर एक्सपेरिमेंट करके आपने रिएक्शन लिख दिया तो वो रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा, राइट। ठीक, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवा रहा हूं जिससे कलर आपको याद रखने हैं। हाँ, तो ये लो, तभी तो मैंने उस दिन एग्जांपल में लिखवाया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने पहले ही इस एग्जांपल को आपके प्रेसिपिटेट वाले एग्जांपल में लिखवाया था, ठीक है। चलो हाँ, क्या क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या कलर का होता है, ठीक है। चलो अभी एक और दिखाता हूँ, वहां तो पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा जो तो अभी बोल रहा है ना। चलो देखो एक और रिएक्शन, अगेन नाम बोल रहा हूं ना, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, कॉपर सल्फेट है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फाइड, IDE वाला, ITE वाला नहीं, आइड, तीन पढ़े थे ना, आइड, आइट, एट। तो आइड क्या होता है, एन कहां से आ गया भाई, सल्फर बोल रहे हैं, ओ नहीं आता, आइट और एट में ओ आता है, सल्फाइड सिर्फ एस है, S2 नेगेटिव, सल्फाइड क्या है, S2 नेगेटिव। चलिए कॉपर सल्फेट बना दिए क्या, कॉपर सल्फेट तो इजी है ना, CuSO4, अभिनव समझ में आ रहा है, प्लस, चलो हाइड्रोजन सल्फाइड कोई बनाया क्या, H2S, वेरी गुड, H2S, ये भी बनाया है पहले H2S। कुछ बोल रहे हैं क्या कोई ऑनलाइन, गिव्स, चलो आगे, Cu2S, कैसे Cu2S होगा, कैसे, यहाँ क्या है दोनों का चार्ज 1 1 नहीं है भाई, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है और कॉपर भी 2 पॉजिटिव, 2 2 भी तो कैंसिल होके 1 होगा ना, कॉपर का 2 पॉजिटिव और सल्फेट का 2 नेगेटिव होता है, और H का 1 पॉजिटिव, सल्फाइड का 2 नेगेटिव। अब जब ये दोनों कंपाउंड बनेंगे तो क्या बनेगा, CuS का ब्लैक पीपीटी, ठीक है। और ये क्या बनेगा फॉर्मूला, H2SO4, ठीक है। ये चार रिएक्शन याद रखेंगे बस, सल्फर के कारण आया है बस, ठीक है। चलो हो गया, ये रिएक्शन सब लिख लिए, बैलेंस है, बैलेंस है, हाँ ठीक, हाँ ठीक, ठीक है। चलो चलो लास्ट, फिफ्थ, फिफ्थ रिएक्शन लिखना, एग्जांपल नहीं हो गया, अच्छा नहीं अपन एक टाइप नहीं लिखे हैं क्या, इसमें ए लिखे है ना, हाँ एक बचा है ना। चलो बी, बी टाइप का रिएक्शन लिखना, ये भी डबल डिस्कशन का टाइप है ना, तो लिख लो उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन का नाम सुने हैं पहले कभी, 8th में पढ़े हो ना आप लोग, एसिड बेस, हाँ तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखना डेफिनेशन,
in this reaction, in this reaction, in this reaction, an acid, in this reaction, an acid reacts with a base. In this reaction, an acid reacts with a base to form salt and water. To form salt. ये सॉल्ट हमेशा एक ही सॉल्ट नहीं जो अपन खाते हैं ना, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं नेचर में, है ना. सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है. यानी कोई भी एसिड के साथ अगर अपन बेस को ऐड करें तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज द वर्ड रिएक्शन, ठीक है. एक एग्जांपल देखते हैं. एसिड का एग्जांपल बताएगा मुझे? HCl. एक और H2SO4 जो भी पीछे बना था वो भी एसिड होता है, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. और HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. तो HCl चलो एक एसिड हो गया. प्लस बेस को एग्जांपल किसी को पता है क्या बेस का? वाटर बेस नहीं है, वाटर न्यूट्रल है अभी के लिए, ठीक है. हाँ, बेस CaOH होल ट्वाइस हो सकता है, ठीक है. CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है. इससे सिंपल वाला बेस अभी ले रहा हूं, इसको आगे लूंगा, ठीक है. NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखो कोई भी एसिड और बेस में एक चीज कॉमन होती है. अपना चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट है ना पूरा, तो आप तो अपन एसिड बेस के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए एक चीज याद रखना, कोई भी एसिड में H तो होता ही है, यानी कि H पॉजिटिव आयन होगा ही. साथ में कोई भी आयन ले लो, आपको एसिड मिल जाएगा. समझे क्या? जैसे इसको बनाने के लिए क्या लिया हमने? Cl नेगेटिव. सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए क्या लेंगे? SO4 का 2 नेगेटिव, तो बन जाएगा H2SO4. NO3 नेगेटिव ले लिया तो क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड, HNO3. अभी सल्फेट के लिए अपन क्या लिए थे? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4. ऐसे ही कार्बोनेट लोगे तो कार्बोनिक एसिड. तो आपको ये को इसको कॉमन रखना है. किसको? कैटायन को. एक एसिड का फॉर्मूला बनाने के लिए कैटायन को कॉमन रखेंगे. क्या रखेंगे? H पॉजिटिव. किसी भी एसिड में H पॉजिटिव होता ही है. Am I clear? अब साथ में अलग अलग एनायन लेते जाओ, आपको अलग अलग एसिड मिलता रहेगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. देखो नाम भी उनके एनायन के नाम से ही आया है. इसको नाइट्रेट बोलते हैं ना. तो एसिड की एक खास बात होती है कि उसके नाम में इक लगता है लास्ट में. सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, कार्बोनिक, हाइड्रोक्लोरिक, राइट. तो इसलिए नाइट्रेट से बना नाइट्रिक, सल्फेट से बना सल्फ्यूरिक, कार्बोनेट से बना कार्बोनिक. सबके पीछे सरनेम क्या लगाना है? एसिड एसिड एसिड. नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. समझ रहे हैं क्या? वैसे ही बेस में OH सबके साथ रहता है. OH मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन. एन आयन कॉमन है सब में, आपको बस कैटायन चेंज करना है. अभी क्या लगाया हमने? Na पॉजिटिव. इसने क्या बोला था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव. समझ रहे हैं क्या? तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटायन लगाते जाओ, आपको अलग अलग बेसिस मिलते जाएंगे. समझ रहे क्या क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि एसिड में कैटायन हमेशा H पॉजिटिव है और बेस में एन आयन हमेशा, बोलोगे, OH नेगेटिव है. अब बस कैटायन कुछ भी लो, बेस मिलता जाएगा. एन आयन कुछ भी लो, आपको एसिड मिलता जाएगा. क्लियर है? बाकी रिएक्शन तो अपन को डबल डिस्क्रिप्शन ही कराना है. चलो क्या होगा डबल डिस्क्रिप्शन रिएक्शन इन दोनों का? Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे? NaCl, सॉल्ट. और H और OH मिलके वाटर, H2O. समझ गए क्या? चलो एक और एग्जांपल लें. आप बनाओगे क्या? एक और एग्जांपल. इनमें से कोई सा भी एसिड ले लो और इन दोनों में से कोई सा भी बेस. H और इसको मत लेना अब, है ना. एक एक तो बना दिया ना हमने. अब इन तीनों में से कोई सा भी एसिड ले लो. Cl वाला मत लेना, मतलब H तो लोगे, सॉरी. हाँ, कौन सा एसिड ले रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड लोगे. चलो बनाओ. हाँ चलो, कोई HNO3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है.
चलो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो एसिड क्या बनेगा, H2SO4, ठीक है। चलो बेस, बेस में ले रहा हूं कैल्शियम वाला, तो CaOH का होल ट्वाइस, करेक्ट। चलो फॉर्मूला क्या बनेगा, बस आयन एक्सचेंज कर दो, ले जाओ इसके साथ, और ये तो पानी बनाएगा, पानी तो हर बार बनेगा ना, एक प्रोडक्ट पानी तो हमेशा बनेगा, आपको बस सॉल्ट देखना है, क्या बनेगा इसका सॉल्ट, CaSO4, क्योंकि Ca2 पॉजिटिव होता है और SO4 2 नेगेटिव, 2 2 कैंसिल, क्या बना फॉर्मूला, CaSO4 प्लस पानी, बैलेंस करना पड़ेगा इसको, 2H2, बाकी बैलेंस है, ठीक, समझ आ गया। तो ऐसे आप और भी रिएक्शंस बना सकते हो, एसिड अलग ले लो, बेस अलग ले लो, है ना। यहाँ पे आप K पॉजिटिव लेके KOH भी बना सकते हो, KOH बेस, जैसे NaOH है वैसे KOH, एम आई क्लियर, समझ में आया क्या। तो ये दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स हैं, प्रेसिपिटेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है और न्यूट्रलाइजेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है, एम आई क्लियर। तो ये आपका चौथा रिएक्शन का, लास्ट एक रिएक्शन और बचा है इस चैप्टर का, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, उसको नेक्स्ट क्लास में करके चैप्टर खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए थैंक यू। अच्छा इसके बाद SST क्लास है, तो SST क्लास के लिए बगल वाले रूम में चले जाएंगे।